ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि वायरस हमारे बीच में ही है। ऐसे में अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना को हरा पाएंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.43% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 36,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल 42,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 0112397804 पर आप संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिकल मैनेजमेंट टीम्स एम्स कोविड सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। डॉक्टर अंजन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अंजन त्रिखा से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर त्रिखा, अगर हम कोविड के आंकड़ों को देखें तो जहां एक ओर देश के ज्यादातर हिस्सों में स्थिति नियंत्रण में है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे पूरे देश में कई जगह तो कई प्रांतों में लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है, बट रोज के नंबर तो ज्यादा हैं। खासकर केरला से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। तो इसका एक मेन कारण ये रहता है कि जहाँ जहाँ ऐसा है वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, मतलब इतने ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं। और दूसरी बात है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग किसी भी कारण, बेशक वो किसी समुदाय में कोई फेस्टिवल है, कोई रिलीजन का फेस्टिवल है या शादियां हैं, वहाँ पे वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है फैलता है। तो हमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिलाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताना है कि अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई है, अभी भी दूर रहिए। जब तक जरूरी नहीं हो आप ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ भीड़ होगी, या अभी जैसे अगले कुछ महीनों में बहुत सारे त्योहार आएंगे। कोशिश कीजिए कि वो ऐसा मत कीजिए कोई जुलूस निकालिए। अगर जिंदा रहे तो अगले साल या उससे अगले साल बहुत अच्छे से जुलूस निकाल लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि फिर एक तीसरा वेव आए और जो हाल पिछली दूसरी वेव में हुआ था वैसा फिर हो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे श्रोताओं से साझा की है। जैसा कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे फेस्टिवल्स और दूसरी गैदरिंग भी हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमें इन चीजों से बचना होगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। डॉक्टर त्रिखा, कई राज्यों में स्कूल्स की हम बात करें तो वो दोबारा खुल गए हैं और कुछ में खोलने की तैयारी हो रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पेरेंट्स इसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। ये बहुत एक लॉजिकल सवाल है जो आपने पूछा है। अब स्कूल बच्चों के इतने साल, 1 साल से ज्यादा से बंद पड़े हैं। ये देखा गया है पूरी दुनिया में कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता है। कई देशों में तो उन्होंने स्कूल बंद ही नहीं किए, खासकर जो छोटे बच्चों के हैं। बच्चों के स्कूल जाना पढ़ाई के लिए नहीं होता है, मानसिक डेवलपमेंट के लिए भी होता है। तो अब ये एक कैलकुलेटेड सा मूव है, थोड़ा सा रिस्क है, बट सबसे बढ़िया बात यह है कि हर प्रांत की सरकार ये तैयार बैठी है कि हम धीरे धीरे करके स्कूल खोलेंगे और जैसे ही लगेगा कि केसेस बढ़ गए हैं
फिर बंद कर देंगे या लॉकडाउन कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एक ऐसा मापदंड होना चाहिए कि अगर इतने % पॉजिटिव हो गए किसी शहर में तो लॉकडाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी को ये किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज पे होनी चाहिए और हैं हमारे देश में काफी हद तक, और सभी चाहते हैं कि ये इन्फेक्शन ना फैले। खासकर स्कूलों की जब बात कर रहे हैं तो पहले तो स्कूल वाले ये अब देख रहे हैं, हमें दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों के बारे में मालूम है कि जितने टीचर लोग पढ़ाने आएंगे, जितने और सपोर्ट स्टाफ आएंगे, जितने आया आएंगी छोटे बच्चों के, जितने सफाई वाले आएंगे, उन सबको 2 इंजेक्शन या वैक्सीनेशन के जो रूल हैं वो हो चुके हैं। जैसे आप अखबार में देखते हैं कि जी आप हमारे मैकडोनल्ड में आ जाइए, हमारे इस रेस्टोरेंट में आ जाइए, वहां पे हमारे सारे जो काम करने वाले वैक्सीनेटेड हैं। वैसा ही स्कूलों में होगा और वैसा ही हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, माँ बाप का थोड़ा सा परेशानी बिल्कुल ठीक है, वाजिब है, क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अलाउ नहीं हुआ है। जो हुआ है वो अभी पूरी तरह से उसकी डिटेल्स हमें नहीं मालूम है। जो ये एक नया वैक्सीन अलाउ हुआ है बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा एप्रीहेंशन तो है, एंजाइटी तो है। मेरे बच्चे अगर स्कूल जाने वाले होते तो मुझ में भी होता। तो इस वक्त हमें अपने बच्चों को ये बताना है, एक तो जो स्कूल कह रहे हैं कि सिर्फ आधे ही बच्चे आएंगे, बीच में एक सीट खाली रखी जाएगी, वो बहुत बढ़िया है, और मास्क लगाया जाएगा। तो बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। देखिए, ये जो मास्क है ना, ये 1-2 महीने में उतरने वाला नहीं है हमारी जिंदगी से। ये साल भर रहेगा मास्क, आप पे भी, मेरे पे भी, मेरे बच्चों पे भी। तो बच्चों को भी वो बिहेवियर सिखाना है। बच्चों को भी बताना है कि चलो 35 मिनट की क्लास हुई, जब मैं स्कूल जाता था तो 40 मिनट की क्लास है। 40 मिनट की क्लास के बाद हर बच्चा जाके हाथ धो के आएगा। हर बच्चा जो आएगा वो दूसरे बच्चे के साथ अपने खाना शेयर नहीं करेगा, दूर दूर बैठ के ही खाना खाएंगे। ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। स्कूल तो जाना ही है। स्कूल जाए बिना बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। आप किन्हीं से भी पूछिए, बच्चे परेशान हो गए हैं कंप्यूटर के आगे बैठ बैठ के। और हम एक और चीज भूल रहे हैं, ये कंप्यूटर के आगे बैठ के नेट से क्लासेस लेना, कम से कम 20% बच्चे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन ही नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। वो कैसे पढ़ेंगे? वो ड्रॉप आउट हो गए। तो इस ड्रॉप आउट रेट अगर 20% होगा तो ये तो हमें अगले 4 साल में पता चलेगा कि ये देश का क्या हाल होगा। तो जाना तो पड़ेगा स्कूल, धीरे धीरे जाना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, और माँ बाप को भी उनके साथ हमें वो चाहिए, सहयोग चाहिए कि बच्चों को सिखाएं। जी डॉक्टर तिखा, आपने बड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे, चाहे वो टीचर के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में हो, या फिर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में हो, अगर हम तीनों तरफ से, और जो स्कूल टीचर्स हैं, अगर वो बच्चों को जो दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होते हैं उसके साथ थोड़ा सा कोविड के बारे में भी अगर उन्हें जागरूक करें वहाँ पे, और कहते हैं कि बच्चे बड़े फास्ट लर्नर होते हैं, और अगर उन्हें इस बारे में सही तरीके से ट्रेनिंग और जानकारी दी जाए तो बच्चे उन चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पूरी दुनिया में ये फैक्ट है कि अगर एक 4 साल या 6 साल या 7 साल के बच्चे को आप स्विमिंग सिखाना चाहते हैं, तैराकी सिखाना चाहते हैं, और एक 30 साल के आदमी या औरत को तैराकी सिखाना चाहते हैं, स्विमिंग सिखाना चाहते हैं, तो बच्चा जल्दी सीखता है। वो 30 साल का आदमी तो महीना भर अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पाता है। बच्चे बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी पकड़ते हैं, समझते हैं। तो उनके करिकुलम में, जैसे कि आज स्कूल खोला है, आज सुबह जैसे हम जब स्कूल जाते थे, आप जब स्कूल जाते थे, आजकल भी ऐसा होता होगा कि स्कूल की असेंबली में प्रेयर होती है। तो वो प्रेयर के बाद एक 15 मिनट अगर प्रेयर नहीं हो रही है तो हर क्लास में कम से कम एक दिन में प्रेयर के पहली क्लास या लंच के बाद की क्लास या दोनों टाइम 20 मिनट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज स्कूलों में हो गया कि जी कोविड से कैसे बचना है। हर रोज हर दोपहर को, हर रोज हर दोपहर को अपने आप बच्चे समझ जाएंगे, और अगर बच्चे समझ जाएंगे तो बहुत हद तक ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमें मानना है कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर तिखा, अगर हम देखें तो भारत में कुछ कैंपेन ऐसी हैं जिसमें बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, जब इस अभियान ने, इस कैंपेन ने पेस पकड़ी और उसके बाद इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर इतना बड़ा पड़ा कि कहीं भी अगर बड़े भी गंदगी करते थे तो बच्चे उन्हें टोक देते थे कि यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे नहीं फेंकना है। अपने पेरेंट्स को, अपने जो पीयर ग्रुप हैं और अपने नेबर्स को बच्चे बताते थे। तो शायद कहीं ना कहीं बच्चे
कोविड के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सामने आएंगे और अपने बिहेवियर से वो लोगों को प्रेरणा देंगे? डॉक्टर त्रिखा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने तो वो स्वच्छ अभियान की बात करी। हमने खुद देखा है कि अगर आप बाजार जाएंगे, अगर माता पिता वो पॉलिथीन का बैग दुकानदार से मांगते हैं तो बच्चा या बच्ची ही बोल देता है कि नहीं, हमें पॉलिथीन का बैग नहीं चाहिए, हम एक थैला घर से कपड़े का लाए हैं। यही तो बच्चे का भोलापन है। जो वो देखता है, वो समझता है, बच्ची समझती है, वो आपको बताती है। आप देखें कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उन सब में बच्चे होते हैं। ये जो टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट है उसमें बच्चा है। ये जो हाथ धोने के साबुन का है उसमें बच्चा है। आप बच्चे को सिखाइए कि ये साबुन से हाथ धोना है। आप बच्चे को सिखाइए कि हर आधे घंटे बाद हाथ धोना है। बच्चे सीखेंगे। अगर बच्चे सीखेंगे कि नाक में हाथ नहीं डालना, अगर वो देखेंगे कि उनके माता पिता जी नाक में उंगली डाल रहे हैं तो उनको मना करेंगे। और बच्चा जब टोकता है तो बुरा भी नहीं लगता है। देखिए, अगर मैं किसी को टोकता हूं तो वो मेरे से लड़ता है, बट एक 8 साल का बच्चा मुझे बोलता है कि जी ऐसा मत कीजिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भैया सॉरी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो ये बच्चों का जो एक स्ट्रेंथ है, हम उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए। वही सिखाएंगे अपने माँ बाप को, अपने नेबर्स को, अपने बड़ों को, जिस बस में जाते हैं अपने ड्राइवर को, या वहाँ जो कंडक्टर हैं, या अगर मारुति वैन में बच्चे जा रहे हैं उसके ड्राइवर को, वही उनको सिखाएंगे। बिल्कुल, आपने डॉक्टर त्रिखा बहुत ही आसान शब्दों में और भाषा में लोगों को ये जो जानकारी दी है, हमारे जो भी लिसनर्स सुन रहे होंगे इस समय, तो निश्चित तौर पर, और वो बच्चे भी बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे आपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। लेकिन डॉक्टर त्रिखा, कुछ बड़े भी हैं जो बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं इस समय। अगर हम वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन हेजिटेंसी की अगर हम बात करें, तो हम बच्चों की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ बड़े ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, और उनमें से एक तबका तो ऐसा भी है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। तो ऐसे लोग भी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे और आपका कैसा अनुभव रहा है? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रेज किया है। हमने पिछले 16-18 महीने जब से हैं तब से देखा है बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। बट हमारे अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, वहां बड़े सारे लोगों के माता पिताजी या बीवियां या ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको बीमारियां हैं। किसी ने हार्ट वाल्व चेंज कर रखा है, किसी ने स्टेंट लगा रखा है, किसी को हार्ट अटैक हो रखा है, किसी की किडनी का फेलियर हुआ है, डायलिसिस कराता है। उनको वो वैक्सीनेट नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या होगा। वो सुनते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई बता देता है जी कि आप जबलपुर में एक आदमी था जिसको स्टेंट पड़े थे, उसको वैक्सीन लगाया, उसकी मृत्यु हो गई। ये सब चीजों से आपको उठना पड़ेगा। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। और हमारी राय तो ये है कि वो लोग हैं जिनमें ये बीमारियां, उनको तो पहले वैक्सीनेट होना है। अगर आप देखें, जितनी भी मृत्यु हुई है कोविड में हमारे सेंटर में, पूरे देश में, उसमें बहुत ज्यादा लोग वैसे थे जिनको ये बीमारियां थी, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, शुगर की बीमारी थी। ये बहुत कॉमन है आज के दिन। आप देखेंगे जहां भी आप रहते हो, आप 2 घंटे में कम से कम 15 लोग निकाल लेंगे जिनको डायबिटीज है और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया डर के मारे। जिनको इंसुलिन लग रहा है, या जो गोली खा रहे हैं, या जो ब्लड प्रेशर की वो खा रहे हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को पकड़ना है, उन लोगों को समझाना है, उनके जो शंकाएं हैं उनको दूर करना है। बिकॉज वही लोग हैं जो अफेक्ट होंगे और फिर वो कैरियर बन के फैलाएंगे, या खुद अस्पताल में जाके वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा और फिर हालत खराब होगी। वो एक लोग रह गए हैं हमारी सोसाइटी में। मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता जी को ये प्रॉब्लम है और वो नहीं वैक्सीनेट हुए हैं, उनको डर है। उनका हमें डर दूर करना है। और आपके पास तो एक टोल फ्री नंबर है जो हमेशा चलता है, वहां पे लोग बैठे हैं जो राय देने को तैयार है। एक बार नहीं, 50 बार पूछिए, कोई मना नहीं करेगा। एक बार पढ़ने से कोई नहीं मानता है, फिर वो पिताजी बात करना चाहेंगे, फिर माताजी बात करना चाहेंगे, फिर कोई बड़ा बेटा बात करना चाहेगा। दे आर ऑल वेलकम। हमसे बात तो कीजिए, हम आपकी शंकाएं दूर करेंगे। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंजन त्रिखा, जिस तरह से आपने क्योंकि जब हमारे जो भी लिसनर्स इस समय आपको सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के जो मेडिकल टीम्स, एम्स कोविड सेंटर, उसके आप चेयरपर्सन हैं, और आपने जो अपने अनुभव के आधार पर जिन चीज़ों को हमारे श्रोताओं से साझा किया है, निश्चित तौर पर अब जो भी लोगों के मन में शंकाएं रही होंगी वो निकल गई होंगी और वो आगे बढ़कर अब वैक्सीनेशन के लिए
जरूर आगे आएंगे जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगाई है। और श्रोताओं, आप भी डॉक्टर अंजन त्रिखा से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और इस समय हमारे पास पूरे देश से लिसनर्स कॉल कर रहे हैं डॉक्टर त्रिखा, और पहली कॉल हम लेते हैं महाराष्ट्र में ठाणे से। गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, नमस्ते जी बताएं गुरुनाथ जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश में वैक्सीनेशन 68 करोड़ तक पहुंच गया है जी। तो सर, ये एक्सपर्ट या सुनने को मिलता है कि अक्टूबर में थर्ड वेव आ सकती है, तीसरी लहर आ सकती है जी। सर, ये वैक्सीनेशन का कितना असर, कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? मतलब जिनको हुआ है उनको मतलब माइल्ड हुआ है या तो एंटीबॉडी तैयार हुआ है उनके, या अपने आप बड़े ठीक हो गए जी। सर, अभी जो आंकड़ा घूम रहा है 40 का ऊपर नीचे हो रहा है, क्या ये अपना वैक्सीनेशन इतना होने के बाद वो रिपोर्ट केसेस कम हो रहे, बल्कि थर्ड वेव चालू हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ सर? जी डॉक्टर अंजन, जो तीसरी लहर है या थर्ड वेव को लेकर एक लोगों के मन में बड़ी सारी शंकाएं हैं, और इसकी लोग अलग अलग, कोई कहता है अक्टूबर में आएगी, कोई कहता है नहीं आएगी, क्या कुछ है इस समय? जबकि इनका ये भी हमारे जो लिसनर ने अभी बोला कि 68 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी हो गया है, तो ऐसे में क्या कुछ संभावना है तीसरी लहर की कोविड की? देखिए, ऐसा है, इन्होंने बहुत ही सही सवाल पूछा। 68 करोड़ को वैक्सीनेशन लग गया है। पहली तो मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है, इन्होंने ठीक बोला, उनको अगर कोविड का इन्फेक्शन होगा तो वो कम होगा, वो एक मामूली बुखार सा होगा या पेट खराब सा होगा, और वो घर में दवाई जो खाते हैं, पैरासिटामोल खाते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। वो लोगों को जिनको वैक्सीनेशन लग गया है, उनको अगर इन्फेक्शन होगा तो बहुत ही कम नंबर होंगे जिनको अस्पताल की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिन, की तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, तो और वो कब आएगी? देखिए, इसका जवाब तो कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता इस वक्त, क्योंकि जो वायरस होता है वो म्यूटेट करता रहता है, वो अपना जो अंदर का ढांचा होता है सेल के अंदर, उसको बदलता रहता है। ये एक नॉर्मल चीज है, और जब वो बदलता है तो फिर वो कैसे बदलता है, वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है या कम इन्फेक्शियस हो जाता है, ये किसी को नहीं मालूम है। तो ये जो हम सब वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हम सब ये प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोविड बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आए। अगर हम ये करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, बट कोई आएगी कि नहीं आएगी या गारंटी से ये नहीं कह पाएगा। तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? हम सारा कोविड बिहेवियर फॉलो कर सकते हैं, वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, जैसे ही कोई पॉजिटिव हो उसको आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कमरे में रख सकते हैं। अगर छोटा घर है तो सरकार ने या प्राइवेट सेटअप ने ऐसे सेंटर खोल रखे हैं, वहां कर सकते हैं, और उसको आइसोलेट करके वो उसको फैलाने से रोक सकते हैं। अब तीसरी लहर जब आएगी, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इतनी तैयारियां कर रखी हैं जी। हम सेकेंड लहर आने पे जो प्रॉब्लम हम सीख पाए हैं, ये तैयारियां सेकेंड लहर के लिए भी थीं, पर जब सेकेंड लहर आई तो किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि इतने सारे लोगों को इतनी सारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती जी। तो इसलिए, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, नया है, जैसे टीबी है, जैसे पोलियो है, जैसे और कोई टाइफाइड है, ये बीमारियां 100 साल से चल रही हैं, तो इनके बारे में हमें छोटी सी छोटी चीज मालूम है। ये जो कोविड है, ये तो 1.5 साल पुराना बीमारी है, तो धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, हम इम्प्रूव हो रहे हैं, और ये थर्ड वेव भगवान करे कि नहीं आए, पर थर्ड वेव के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने, स्टेट्स ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, मेरे अस्पताल में हमने तैयारी कर रखी है जी, बिल्कुल। सब अस्पतालों में तैयारी हो रखी है। अभी अगर इतने सारे मरीज आ भी जाएंगे तो मैं पक्के उससे कह सकता हूँ कि वो हाल नहीं होगा जो आपने 5 महीने पहले देखा था। ऑक्सीजन नहीं थी, लोग कार में परेशान हो रहे थे। अब हमने कैपेसिटी बिल्ट अप कर ली है, बट भगवान करे हमें ऐसी जरूरत ही ना है।
जी बिल्कुल। और डॉक्टर अंजन, अगर जो लोग हैं, जिस तरह से वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, अदृश्य है और स्वरूप भी बदल रहा है, तो ऐसे में जब दुश्मन इतना खतरनाक हो तो हमारी जो तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आप बताते हैं उसे हमारे लोगों को जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और जब हम खुद इसको पालन करेंगे और इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना को हम हरा पाएंगे। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। महेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। आपको पूरी टीम के लिए धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और ज्ञानवर्धक है जी। जी महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर तिखा आपसे बताना चाहते हैं कि महेश शर्मा जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं और ये हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करके लोगों तक उससे पहुंचाने का काम करते हैं और उसके जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। नमस्कार महेश जी, और इस काम के लिए मैं आपको दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप जैसे लोग अगर हमारे देश में और होंगे तो हमें पक्का विश्वास है कि हम ये कोरोना की लड़ाई जीत पाएंगे। अपनी कोशिश है जी लोगों को जागरूक करना और उनको सही जानकारी देना। जी महेश जी बताइए क्या आप जानना चाहते हैं। जी मैं सवाल है जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं और उनके लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है। जी डॉक्टर अंजन, आज हमने बच्चों के बारे में बहुत बात की है। जी सवाल है और बिल्कुल क्योंकि बच्चे ही बच गए हैं। देखिए अभी वैक्सीन एक ही सरकार ने बोला है, अभी वो पूरे तरीके से नहीं आया कि थोड़े से बड़े बच्चों को लग सकता है। ये जनरली देखा गया है कि कोरोना वायरस का जो इफेक्ट होता है बच्चों में ज्यादा नहीं होता है, बट अभी फिर भी बहुत सारे देशों में बच्चों के लिए अलाउ हो गया है वैक्सीन। अभी हिंदुस्तान में उस हिसाब से नहीं हुआ है। आपने अपने बच्चों को कोविड होने से बचाना पड़ेगा। उनको जो हम कोविड बिहेवियर सिखाते हैं, जो मैंने इस प्रोग्राम में पहले बोला है, उनके लिए छोटे मास्क लगाने पड़ेंगे। उनको बोलना पड़ेगा कि अपनी नाक में, अपनी आंख में, अपने कान में उंगली नहीं डालनी है जो गंदी है, और हर आधे पौने घंटे के बाद जाके हाथ धोना है। बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ चलिए बात तो कर लीजिए, बट आप कम से कम खाना इकट्ठा बैठ के नहीं खाना है। और अगर किसी को बीमारी हो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को जुकाम हो, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि बुखार सा है या वो थोड़ा सा सुस्त सा लग रहा है, तो उसको स्कूल मत भेजें, उसको किसी दूसरे बच्चों के साथ मत खेलने दें, उसको अलग कर लें। ये बच्चे के साथ ही नहीं, बड़े लोगों के साथ भी है। आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अगर जैसे जहां मैं काम करता हूं, सबको ये मालूम है, जो भी काम करता है, डॉक्टर, बड़े डॉक्टर से लेकर सबसे छोटा सफाई कर्मचारी तक, अगर आपको बुखार है, अगर आपको लगता है शरीर टूट रहा है, कृपा मत आइए। हम आपके पैसे नहीं काटेंगे, हम आपके कोई सिक्योरिटी जो डेली वेजेज है उसके पैसे भी नहीं कटेंगे। यही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। वो जो जिनको होता है वो फिर आ जाते हैं काम करने के लिए। अगर उस 100 में से एक भी पॉजिटिव होगा वो तो और 200 को दे देगा। तो ये ख्याल रखना है। बच्चे की तबीयत खराब है, नाक बह रहा है, बुखार सा लग रहा है, उसे स्कूल नहीं भेजना है, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलने देना है, उसको अलग कीजिए। चांसेस आर कि उसको कोविड नहीं होगा तो वो बिल्कुल ही, उसमें ये देखा गया कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, बट अब देखना पड़ेगा, हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भूमिका वो बहुत बड़ी हो जाती है बच्चों के साथ। और अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहाँ से इंद्रभान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी इंद्रभान जी बताएं। प्रश्न यह है सर, बड़े बुजुर्गों में कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी लंबे समय या फिर उम्र भर तक क्या कई लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जी डॉक्टर अंजन तिखा, हम लोग अभी बात कर रहे थे पोस्ट कोविड सिंड्रोम की। तो कई बार कुछ लोगों के अंदर ये सिंड्रोम इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लंबे समय तक चलता है। तो क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या आप इस समय किस तरह की दिक्कतें देख रहे हैं पेशेंट्स में। देखिए ये बहुत ही जरूरी चीज है जो सबको समझना चाहिए कि ये जो बीमारी है एक बड़ी ही अलग किस्म की बीमारी है। बहुत सारे लोगों को कई कंट्रीज में जो इंग्लैंड से रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 80% लोगों तक कोविड होने की, इन्फेक्शन होने के बाद 6-8 महीने तक कोई ना कोई सिम्टम रहता है, मानसिक सिम्टम रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम क्या देखते हैं, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं या उससे छोटे भी हैं, उनको थोड़ी बहुत ही थोड़ा सा लगता है कि अच्छे से वो
अभी भी सांस फूल जाता है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूल जाता है, थोड़ा सा दूर चलते हैं तो सांस फूल जाता है। जो एक अच्छा खासा सा आदमी था जो 4 किलोमीटर सुबह सैर करने जाता था, शाम को सैर करने जाता था, वो 500 मीटर चलता है तो वो थक जाता है। ये सब कोविड के इन्फेक्शन के बाद की ये सिंड्रोम बोलते हैं हम उसको, उसके लक्षण है। तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोविड से पहले 2 किलोमीटर रोज भागता था तो जैसे ही मेरे कोविड का बुखार ठीक हुआ, मैं तंदुरुस्त हो गया, तो उसके 15 दिन बाद मैं फिर 2 किलोमीटर भागना शुरू करूं। ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे 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 करके वापस उसमें आना है। और ये आने में बेशक आपको 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं। ये बुजुर्गों में बहुत देखा गया है कि पूरी तरह वो ठीक ही नहीं हो पाते हैं। जरा सा चलते हैं, जैसे घर है, घर से ऊपर 1 मंजिल ऊपर चलते हैं, सांस फूल जाती है। घबराना नहीं है। डॉक्टर ने जो दवाई दी, कभी कभी बहुत देर तक स्टेरॉइड खाने पड़ते हैं, जो फेफड़ों में असर होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये जनरली जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं उनका वो वापस ठीक हो जाता है। बट कोविड में ये बहुत ज्यादा समय लगा रहा है, और बुढ़ापे में जो बीमारी होती है उसको ठीक होने में तो समय लगता ही है जी। तो इसलिए ये देखा गया है, ये हमें मालूम है। आप डॉक्टर की सलाह लेके जो डॉक्टर दवाई देता है वो खाते रहिए। अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, अच्छा पौष्टिक खाना खाना है, और धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी की तरफ आना है जी। और डॉक्टर अंजन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि अभी हम देखें तो कोविड की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज उनकी बंद हो गई हैं। जिस तरह से जॉगर्स पार्क में सुबह उनके हंसने की आवाज़ें, योग करने की आवाज़ें, अपनी हम उम्र से मिलने के बाद एक ताजगी महसूस करना, वो सारी चीज़ें कहीं कोविड के पीरियड में गुम सी हो गई हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक अकेलापन, एक एकाकीपन, वो तन्हाई, तो इसलिए शायद हमको उनसे ज़्यादा कनेक्ट रहने की जरूरत है। और चाहे वो हमारे बुजुर्ग अगर घर पे अकेले हैं तो उनसे हमें किसी भी सोशल मीडिया या फोन के थ्रू कनेक्ट रहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने एक बहुत ही नॉर्मल सा सवाल पूछा। आज ही हम एक दिन में बात कर रहे थे जी। हम लोगों को क्या बताते हैं, समझाते हैं कि देखिए आपकी माता जी को हो गया है, आप अपने काम पे आते हैं तो आप एक पूरे 12-14 घंटे में एक टाइम बना लें कि आपकी माताजी ठीक है, पिताजी ठीक है, घर पे हैं, अकेले हैं, दोस्तों के साथ नहीं जा सकते हैं। आप एक समय बांध लें कि हमने दिन में आधा घंटा तो माता पिताजी के पास बैठ के एक कप चाय दूर दूर बैठ के पीनी है, क्योंकि वो कुछ अपनी बात आपसे कर सकें, कुछ आप अपनी बात उनसे कर सकें। नहीं तो वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना सैर करने जा ही नहीं सकते हैं, वो अकेलापन फील करते हैं। तो जब वो उनको दोनों वैक्सीनेशन लग जाए, 2 इंजेक्शन लग जाएं, अगर यहाँ एक आला लेते हैं तो एक वैक्सीनेशन लग जाए, और उसको लगे हुए 2 से 3 हफ्ते हो जाएं, उसके बाद उनको कहिए कि वो आप धीरे धीरे जा सकते हैं, मास्क डाल के घर से निकल सकते हैं, बट दूर रहें, लोगों के पास नहीं बैठे। बट पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएं और कोई लक्षण नहीं हो तो वो थोड़ा सा घर से निकलना शुरू कर सकते हैं, बट बिना वैक्सीनेशन के तो नहीं जा सकते। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अंजन, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या बहुत संक्षेप में टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं कुछ टिप्स ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा हमें, नहीं तो उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा। हमें देखना है कि बच्चों के कारण से ये नहीं फैले, ना ही बच्चों को इन्फेक्शन हो। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, अगर आपके इलाके में, आपके जहाँ रहते हैं ऊपर नीचे या हाउसिंग सोसाइटी में कोई ऐसे लोग हैं जिनके मन में शंकाएं हैं, और मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जी जिनके मन में शंकाएं हैं, जिन्होंने एक भी वैक्सीनेशन का इंजेक्शन नहीं लगाया, तो उनसे बात कीजिए, उनके लिए डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लीजिए। हर डॉक्टर बिना चार्ज किए आपको समझाएगा, उनको समझाएगा कि ये जो लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, किसी भी तरह की बीमारी है, किसी को कैंसर था, कैंसर का ऑपरेशन हो गया है, कीमोथेरेपी हो गई है, उसके बाद वो ठीक हो गया, उसने वैक्सीनेशन नहीं लगाया, उसको डर है पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम सबको डॉक्टर अंजन त्रिखा, आप समय बहुत कम है, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।